हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से रेशनल नंबर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा इसने नॉट ए रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं नॉट ए रेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर। तो इसमें जो रूट 18 है ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 18 की जो वैल्यू कंप्लीट नहीं निकलती। रूट 16 की वैल्यू होती है 4, रूट 36 की वैल्यू होती है 6 और 1.25 का जो बार है ये भी आपका जो है रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है HCF ऑफ 120 एंड 225 इज 15, फाइंड द एलसीएम। यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं 120 और 225, उनका HCF जो है 15 है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एलसीएम और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे, तो HCF आगे जाके जो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाई में 225 और इसको डिवाइड कर लेंगे 15 से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 1800, यानी इसमें जो एलसीएम आएगा ये आएगा 1800। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट के बीच। पॉइंट दिए गए यहाँ पे -1 और -1, दूसरा है 4 और 2। तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे होगी इसमें -1, x2 की वैल्यू है यहाँ पे 4, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका कंप्लीट का क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो है हमने डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका कंप्लीट है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और आगे आएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34, यानी कि जो डिस्टेंस होगी उन पॉइंट के बीच में ये हो जाएगी √34। √34 की जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलती नहीं है, तो यहाँ पे जो अपने पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। ट्रायंगल की जो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी साइड का रेशियो दे रखा है, आपको इनका एरियाज का रेशियो निकालना है। तो आपको याद रखना है जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा तो उनके एरिया का रेशियो जो है उन साइडों का स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ही करना आपको। यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे जो है साइड दे रखी थी 3:4, तो हम क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो उनके जो एरिया का रेशियो हो जाएगा ये होगा 9:16, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी जो है सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है उसमें आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर क्या होता है दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। यहाँ पे बीच का जो एंगल अपने पास दे रखा है, एंगल है यहाँ पे θ°। तो यहाँ पे अगर हमें एरिया निकालना हो तो ये होता है θ/में 360 मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे दो टेंजेंट है PA और PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल विद द सेंटर O, और इसका सेंटर दिया गया है O। जो दोनों टेंजेंट है उनके बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। तो आपको एंगल निकालना है POA। पहले यहाँ पे डायग्राम से समझिए, POA का मतलब ये एंगल आपको निकालना है। तो ये टेंजेंट दे रखी है यहाँ पे PA और PB। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल 80 डिग्री है जो बाहर लिखा हुआ है। यदि टेंजेंट जहाँ पे मिलती है अगर उस पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये उस एंगल को आधा करेगी जो टेंजेंट के बीच में है। तो यहाँ पे जो है इस एंगल जो है ऊपर 40 बचेगा और नीचे 40। हमें ये वाला एंगल निकालना है POA। ये 90 डिग्री का होता ही है क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ट्रायंगल की जो है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप नीचे समझ सकते हैं। जो एंगल APO आएगा ये 40 डिग्री का आएगा। POA प्लस में PAO प्लस में APO बराबर होगा 180। यहाँ पे जो अपने पास एंगल दे रखे हैं
ये दे रखा है पी ए ओ 90 डिग्री है, ए पी ओ 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। 90 और 40 130 होते हैं, 130 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। जो अपने पास एंगल आएगा पी ओ ए, ये आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि अपने पास बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। आपको स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, यदि उसकी रेडियस दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, जब भी स्फीयर की बात करें, स्फीयर का मतलब होता है गोला। इसको सर्कल मत समझ लेना, ये सर्कल नहीं है, इस गोला है, जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, लोहे की बॉल जो होती है ना, इनको बोलते हैं स्फीयर। इसकी रेडियस अपने पास दे रखी है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। जब भी स्फीयर की बात करें, वहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो, टोटल सरफेस एरिया की बात हो या कर्व्ड सरफेस एरिया, तीनों जो है चीज़ बराबर होती हैं स्फीयर के केस में, केवल स्फीयर के केस में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 4πr², 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 2.1 यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 55.44, जो कि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन। तो इसका जो है सरफेस एरिया हो जाएगा अपने पास 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एट डैश पॉइंट्स। यानी कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितनी जगह पे टच करती है। तो आपको याद रख लेना, जो टेंजेंट होती है सर्कल को केवल एक ही जगह पे टच करती है। यदि हम बात करें सीकेंट की, ये होती है सीकेंट। सीकेंट जो है सर्कल को 2 जगह पे काटती है। और एक होती है कोड, ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को केवल टच करती है। सीकेंट तो जो लाइन होती है जो आर पार निकलती है, कोड जो है एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को अंदर की तरफ टच करती है, और टेंजेंट वो होती है जो एक लाइन जो बाहर से उसको टच करे। तो यहाँ पे टेंजेंट जो होती है सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको 6 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 6 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो ऊपर यहाँ पे इन दोनों में से जो है 6 कॉमन आ गया, अंदर बच गया यहाँ पे अपने पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 1। तो 6 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसे पोलिनोमियल दिया गया, इसके जीरोज निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल आपको दिख रहा होगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो माइनस 4x के फैक्टर बना लिए हमने, यहाँ पे फैक्टर बन गए -2x और -2x। फैक्टर कैसे बनते हैं, तो जो बीच वाला जो नंबर होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो बीच वाले के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी जो अगर उनका ऐड करें तो बीच वाले के बराबर आ जाए, उनका जो प्रोडक्ट करें पहले और लास्ट वाली जो टर्म है उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बना लिए, -2x और -2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², जो कि अपने पास 4x² और 1 की मल्टीप्लाई के बराबर है। और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -4x। तो इसके जो है यहाँ पे अपने पास इसके फैक्टर बन चुके हैं। फैक्टर बनेंगे तो इन दोनों में से यहाँ पे देखिए कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर बचेगा 2x - 1। अगले इन दोनों में से कॉमन आएगा -1, अंदर बचेगा 2x - 1। दोनों में जो है ये सेम आपका 2x - 1 2x - 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे एक 2x और एक -1। यहाँ पे आगे देखिए आप आगे जो है इक्वल टू में 0 है। 0 तभी हो सकता है जब उन दोनों टर्मों में से एक टर्म क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे हम नंबर वाइज 0 रख लेते हैं। पहली वाली को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, दूसरी वाली को 0 रखेंगे तो भी 1/2, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ये दोनों नंबर जो है बिल्कुल सेम है। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे जो इसकी वैल्यू जीरोज बनेंगे ये बनेंगे आपके 1/2 और 1/2, जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिया गया, तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 हो। तो ये अगर हम बात करें सबसे पहले वाले ऑप्शन में, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में x² बनेगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x² बनेगा, x² से x² कट जाएगा तो ये तो लीनियर बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी की बात करें तो यहाँ पे क्यूब दिया गया है तो ये क्यूबिक बनेगी, भी कैंसिल हो गई। लास्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे 4x² है, इधर स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी 4x² बनेगा, 4x² से 4x² कैंसिल, तो ये भी जो आपकी क्या होगी, लीनियर होगी। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो अपने पास जो है सी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे मैं आपको नीचे इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² - 1 आगे बचेगा x² - 4x प्लस 4, x² इधर आगे 4x² में से माइनस हो जाएगा, 3x² बचेगा, 4x उधर माइनस का इधर आगे प्लस होगा और 4 उधर प्लस का इधर आगे माइनस, तो 3x² प्लस 4x - 5 ये जो अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखी है x - 2y + 3,
इज इक्वल टू 0, दूसरी है 3x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि नन ऑफ दीज। तो इन दोनों को सोल्व करके आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे। सबसे पहले देखिए पहली इक्वेशन जो है उसमें a1 की वैल्यू जो है 1 है, x का कोफिशिएंट, a2 की वैल्यू 3 है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू -2 है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, b2 की वैल्यू -6 है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, c1 3 है पहली इक्वेशन में कांस्टेंट, c2 9 है सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट। तो सभी की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम नंबर वाइज निकाल लेते हैं। a1/a2 ये आ जाएगा 1/3, b1/b2 ये भी आ जाएगा 1/3 और c1/c2 ये भी आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे तीनों का रेशियो बराबर है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब भी इक्वेशन दी रखी है और उनमें जो है इन तीनों का जो है रेशियो बराबर हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, क्योंकि दोनों कंसिस्टेंट लाइन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपको जो एपी की 12th टर्म निकालनी है। एपी दे रखा है 3, 7, 11, 15, कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं ए, अपने पास 3 है, डी हमें निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो डी आ जाएगा अपने पास 4। nth टर्म का अपने पास फार्मूला होता है जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, तो ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालनी है 12th टर्म निकालनी है। तो 12th टर्म का यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में 11d, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है, 4 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 में 3 ऐड करेंगे तो 47। तो अपने पास यहाँ पे जो 12th टर्म आएगी ये आ जाएगी 47, जो कि डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे 14 है अपने पास। एपी की जो थर्ड टर्म है ये 4 है और जो 9th टर्म है ये अपने पास -8 है। आपको इसकी 6th टर्म निकालनी है। तो एपी की यदि हमें 6th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगी a प्लस 5d। उसके लिए हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म और जो d है कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अपने पास दे रखी है क्या, थर्ड टर्म। स्टैंडर्ड जो टर्म होती है ये होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी जो थर्ड टर्म अपने पास 4 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या है कि a प्लस में 2d इज इक्वल टू 4, ये अपने पास पहली इक्वेशन है। नेक्स्ट जो इसकी जो 9th टर्म है ये अपने पास -8 है। तो 9th टर्म का मतलब होता है a प्लस में 8d इज इक्वल टू -8, ये अपनी सेकंड टर्म है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में यदि आप देखेंगे तो जो a है दोनों में क्या है, सेम है। तो हम पहली इक्वेशन को जो है सेकंड में से माइनस कर लेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन अपने पास a प्लस में 8d इज इक्वल टू -8, और जो फर्स्ट इक्वेशन इसको नीचे रख लेता हूँ a प्लस में 2d इज इक्वल टू 4। यहाँ पे माइनस करेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये कैंसिल हो जाएंगे। 8d में से 2d घटाएंगे तो 6d, -8 और -4 होते हैं -12। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2 आएगी। d की वैल्यू उठा के आपको क्या करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है या इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है उसमें रख सकते हो। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। तो यहाँ पे जो है a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू -2 है, -2 की 2 से मल्टीप्लाई -4, -4 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, 4 + 4 8। अपने पास जो है d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। d है अपने पास -2, a की वैल्यू अपने पास 8। हमें 6th टर्म निकालनी है तो 6th टर्म हो जाएगी अपने पास a प्लस 5d। तो 8 प्लस में 5 इंटू -2 -10 और 8 होते हैं -2। तो यहाँ पे जो अपने पास 6th टर्म आएगी -2, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो बी ऑप्शन है ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे जो लाइन है DE और BC पैरेलल है, आपको EC की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना जब भी ट्रायंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो जो ऊपर वाली जो साइड होती हैं और जो नीचे वाली साइड के जो रेशियो होगा सेम दूसरी साइड की जो साइडें हैं उनके रेशियो के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे दे रखा है AD और DB का जो रेशियो बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC। तो AD अपने पास 1.5 है, DB अपने पास 3 है, AE अपने पास 1 है और EC हमें निकालनी है। तो EC आ जाएगी अपने पास 2 सेंटीमीटर। कैसे आएगी, 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में EC। 1.5 से 3 को काटेंगे 2 पे कटेगा, तो ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन 16 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 1 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1। यहाँ पे देखिए अपने पास पॉइंट दिए गए हैं 4 और -3, दूसरे हैं 8 और 5। इनको जो एक तीसरा पॉइंट जो है इनको डिवाइड कर रहा है 3:1 में। आपको उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x और y। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है।
जो x1 की जो वैल्यू है, अगर हम बात करें पहला जो पॉइंट उसमें x1 की वैल्यू 4 है, x2 की जो वैल्यू अपने पास 8 है, y1 की वैल्यू -3 है, y2 की वैल्यू है 5, m1 की वैल्यू जो है 3 है और m1 की वैल्यू 3 है और m2 की जो वैल्यू है अपने पास 1 है। तो सभी वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये सेक्शन फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकालनी है तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 × 8 प्लस में 1 × 4 डिवाइड 3 प्लस 1, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24, 24 और 4 होते हैं 28 और नीचे बचेगा 4, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7। इसी प्रकार y की निकालनी है तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 × 5 प्लस में 1 × में -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15, 15 माइनस 1 होते हैं 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आएंगे आपके 7 और 3, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी में जो है दिया गया है। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि आपको प्रूव करना है यानी कि शो करना है कि 1 + √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो 7 + √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ a/b। न्यूमरेटर a है, डिनोमिनेटर b है, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं उनका HCF क्या हो 1, यानी कि जो केवल एक ही नंबर से डिवाइड हो। आगे इसमें दे रखा जो b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, b जो है नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आप सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 7 + √5 को हमने रख लिया a/b, जो अपना 7 है वो आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं √5 = a/b - 7। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अपने पास b, ऊपर आ जाएगा a माइनस में 7b। अब आपको पता होगा a और b जो है यहाँ पे नंबर है, तो अगर को प्राइम नंबर है एक तरीके से, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि हमें पता है a - 7b/b क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। बट वी नो दैट, जबकि हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर होता नहीं है। तो सीधी सी बात है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यानी कि जो है हमने जो चीज़ मानी थी वहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया। एंड एजम्पशन ऑफ 7 + √5 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, इसलिए हमने जो मानना था कि 7 + √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। गलत है तो हम कह सकते हैं कि 7 + √5 क्या है, कि रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है अपने पास, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अपने पास 52 कार्ड, उनमें से एक कार्ड को निकाला गया ताश के पत्तों में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, आपको रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल कार्ड होते हैं 52, उनमें से सबसे पहले देखिए हम बात करें हुक्म के 13 पत्ते होते हैं जो ब्लैक होते हैं, चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं वो ब्लैक होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं लेकिन वो रेड होते हैं, और चिड़ी के जो ईंट के हैं वो भी 13 पत्ते होते हैं वो भी रेड होते हैं। अब इनमें फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड वो होता है जिनके ऊपर चेहरा बना होता है, जिसको हम बोलते हैं गोला, बेगम, बादशाह। गोले का मतलब 11, जिसको इंग्लिश में जैक बोलते हैं। बेगम का मतलब होता है क्वीन, जिसको 12 बोलते हैं। और जो किंग है जिसको हम बोलते हैं बादशाह या राजा, उसका मतलब होता है 13। तो यहाँ पे अगर फेस कार्ड की बात करें तो 3 फेस कार्ड इसमें होते हैं, 3 फेस कार्ड इसमें, सभी में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा रेड फेस कार्ड होना चाहिए, तो ब्लैक वाले तो ऑटोमेटिकली कट गए, इन दोनों को तो जो हुक्म को और चिड़ी को मैंने काट दिया, तो अपने पास पान के बच गए। 3 फेस कार्ड पान के हैं और 3 जो हैं ईंट के हैं, तो टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं रेड कलर के। टोटल कार्ड 52 है, जो फेस रेड कार्ड हैं, रेड फेस कार्ड वो 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, ये जो साइन है डिवाइड का है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगी 6/52 = 2 से काटेंगे तो 3/26। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल है। तो इक्वल रूट होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इक्वेशन में जो a है, x² का कोफिशिएंट a है 1 है, b जो है ये x का कोफिशिएंट है जो कि -k है, c जो ये 9 है जो कांस्टेंट है, सभी की वैल्यू दे रखी है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये होता है b² - 4ac/0। b² का मतलब वो है यहाँ पे -k का स्क्वायर
4AC का मतलब 4 × 1 × 9, 36 होगा। 36 आगे जाके जो इधर माइनस का आगे जाके प्लस का हो जाएगा। 36 का जो रूट होता है ये होता है ±6, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी ±6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक पॉइंट है ए, यानी कि एक पॉइंट है ए, आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। रेडियस इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको जो है टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, आपको ये टेंजेंट दिख रही है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि टेंजेंट और जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। इसको मान लिया मैंने x, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, 25 माइनस 9 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 सेंटीमीटर। नीचे यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टेंजेंट है अपने पास ए बी है, ए ओ जो है सेंटर से और बाहर वाला जो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस 5 है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ए ओ 5 सेंटीमीटर, बी ओ 3 सेंटीमीटर, एंगल ए बी ओ 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास जो परपेंडिकुलर है ये अपने पास है ए ओ, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपने पास ए ओ, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी का स्क्वायर, और जो बेस है अपने पास बी ओ का स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की, तो ए बी को एक साइड रख लिया मैंने। यहाँ पे जो ए बी को एक साइड रख लिया तो आगे बच गया ए ओ माइनस बी ओ का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है ±4 सेंटीमीटर। अब माइनस में जो डिस्टेंस लेंगे नहीं तो -4 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो अपने पास जो लेंथ आएगी टेंजेंट की ये आ जाएगी, सॉरी लेंथ की जो टेंजेंट जो है लेंथ आएगी जो टेंजेंट की आएगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जो सम दे रखा है ये अपने पास 4 है, और जो प्रोडक्ट दे रखा है इसकी जीरोज का ये अपने पास 1 है। तो सम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास जो दो है, जो जीरोज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो उसके जो है यहाँ पे सम दे रखा है वो अपने पास जीरोज का 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है। और जो प्रोडक्ट है ये अपने पास 1 है, यानी कि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई जो है 1 है। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको निकालने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास दे रखी है 4, और जो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई है 1। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ये बनेगा x² माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू अगर आप निकालनी है यहाँ पे, यदि इस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिए गए हैं तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशन इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है k माइनस 1x प्लस k प्लस 1y इज इक्वल टू 3k माइनस 1। दूसरी है 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 7। अब आपको पता होना चाहिए जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। पहला काम आपका ये रहेगा, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में लेके आएंगे। उधर दोनों जो है यहाँ पे दोनों के साइन इधर चेंज हो जाएंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे अपने पास जो 3k माइनस 1 उधर था वो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, और जो 7 उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिख लेते हैं कि a1 क्या है अपना पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 है अपना सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, b1 है अपना पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट k प्लस 1, b2 है अपना सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3, c1 है अपनी पहली वो जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट -3k माइनस 1, और c2 है सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट। सभी वैल्यू यहाँ पे दे रखी हैं। अब मैं लिख लेता हूँ, अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 1/2 इज इक्वल टू k प्लस 1/3 इज इक्वल टू -3k माइनस 1/-7। हमें जो है सभी लेने की जरूरत नहीं है, तीनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले 2 को ले लेता हूँ k की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया k माइनस 1/2 इज इक्वल टू k प्लस 1/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि k माइनस 1/2 इज इक्वल टू k प्लस 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k माइनस 1 से, और जो k प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 2। 2k उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 3। तो अपने पास जो है 3k माइनस k करेंगे तो k बचेगा, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी अपने पास 5।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे ए बी सी जो है 3 इंटीरियर एंगल एक ट्रायंगल के। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसमें जो है ए बी सी अंदर के 3 एंगल हैं। आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 जो है बराबर होती है किसके, यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू है कोस ए बाई 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यहाँ पे इसका यूज करेंगे, यानी कि जो एंगल होगा ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होगा 180। हमें लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी चाहिए, आगे चाहिए हमें ए। तो बी प्लस सी को एक साइड रख लेंगे, आगे ए को ले जाएंगे। यहाँ पे मैं ए को आगे लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। मुझे इसके डिवाइड में 2 चाहिए, तो मैं दोनों साइड इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो इधर बी प्लस सी बाई 2, इधर आएगा 180 माइनस ए बाई 2। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये बी प्लस सी बाई 2, 90 को 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90। अब हमें इसके साथ साइन और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो यहाँ पे दे रखी है अपने पास इक्वेशन, इसके साथ साइन और ले लेंगे। लेफ्ट साइड में साइन लिया तो ये बन गया बी प्लस सी बाई 2। आगे यहाँ पे बन जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। और साइन यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, कोस थीटा के। तो सेम यहाँ पे हम जो है इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अपने पास साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर हो जाएगा किसके, साइन 90 माइनस ए बाई 2 है तो ये हो जाएगा कोस ए बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24, एक कोड दे रखी है सर्कल की, जिसकी ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो है जो रेडियस है अपने पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि अपने पास जो रेडियस है इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। हमें वैल्यू निकालनी है, एरिया निकालना है, जो ये सेक्टर है इसका एरिया। सेक्टर क्या होता है, रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसको सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है सेक्टर का थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने पास 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई में 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार में उछाला जाता है, तो आपको इसके ऊपर प्राइम नंबर आने की और ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको पता होगा जो डाइस होते हैं उसके ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल नंबर आपको याद रखना है इसमें 6 है। प्राइम जो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर है 2 3 और 5। तो पहले वाले में जो प्राइम नंबर जो होंगे 3 होंगे, यहाँ पे टोटल नंबर अपने पास 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऊपर यानी कि 3 ऊपर और टोटल नंबर ऑफ केस नीचे 6 नीचे, तो यह आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर होते हैं 1 3 5, यानी कि 3 ओड नंबर है, टोटल नंबर अपने 6 हैं। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो ओड नंबर जितने हैं वो ऊपर, टोटल नंबर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास जो है क्वेश्चन दिया गया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक जो फ्रैक्शन है ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से 1 घटा दें तो। एंड 1/4 और 1/4 हो जाती है जब डिनोमिनेटर में 8 है ऐड करें तो। अब ध्यान से समझिए इसको, अपने पास फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे पहले न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन आ गई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन y। इसने बोला है कि न्यूमरेटर में से 1 घटाओ तो ये 1/3 हो जाती है। तो न्यूमरेटर अपने पास x है, उसमें से 1 घटा दिया, डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो फ्रैक्शन हो गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 3 की x - 1 से तो ये आ जाएगी 3x माइनस में 3, और y के 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी y। यहाँ पर आप नेक्स्ट हमें क्या करना है, 3 को आगे लेके चले जाएंगे और y को इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, y प्लस का था माइनस का होगा। तो अपने पास जो पहली इक्वेशन आएगी 3x - 1 = 3। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में अगर बात करें तो जो फ्रैक्शन है ये 1/4 हो जाती है यदि हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर को आपको छेड़ना नहीं है, केवल डिनोमिनेटर में आपको 8 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है अपने पास y में मैंने 8 ऐड कर लिया तो ये हो गई 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 4 की x से तो 4x आएगा, और y + 8 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो y + 8 सेम रहेगा। y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 8 तो पहले से ही लेफ्ट साइड में है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड जो इक्वेशन आएगी अपने पास 4x - y = 8।
और यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है ये आप देख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमें क्या करना, दोनों में जो y है इसका कोएफिशिएंट सेम है, y सेम है। हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन उसमें से फर्स्ट को क्या करेंगे माइनस। सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जो सेकंड इक्वेशन अपने पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे। अब दोनों को क्या करना, हमें ऐड करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। y से y कैंसिल, 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5। यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है यहाँ पे 1 में या 2 में किसी में ही पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 में पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि 15 माइनस वाई 3 के इक्वल है। y की वैल्यू निकालनी है तो y को मैं आगे ले जाऊंगा, क्योंकि इधर माइनस का आगे जाके प्लस का हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू वाई, वाई अगर 12 है तो y की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी अपनी x अपॉन वाई, x की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू 12 आई है, तो फ्रैक्शन है अपनी 5/12। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट हैं उनकी नेचर चेक करनी है। यदि रियल रूट एग्जिस्ट देन सोल्व इट, अगर इसके जो रूट हैं वो रियल हैं तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करें। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a की वैल्यू ये 2 है जो होता है x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -6 है जो x का कोफिशिएंट है, और c जो है कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू है 3। यदि हम इसकी जो रूट हैं अगर इसकी नेचर चेक करनी है तो उसके लिए हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, b जो है -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, -6 का स्क्वायर होता है 36, 36 माइनस 24 12, 12 जो है 0 से बड़ा है। अगर 0 से अगर बड़ा होगा तो इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। रूट निकालने के लिए फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2a। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस √12, क्योंकि हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली है, ऊपर है ये 12, डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 4। थोड़ा सा अगर और सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो √12 है, √12 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3। और नीचे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे 4 था, अब 2 बच गया। क्यों, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 6 प्लस में 2√3 डिवाइड में 4, और ये जो है 4 2 से कट रहा है, ऊपर 3 ये 2 पे 1 पे कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 प्लस √3 डिवाइड में 2। कॉमन लेके भी अगर आप काटना चाहें तो कॉमन लेके भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 2 जो है रूट बनेंगे अपने पास, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है बीच में, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे 3 प्लस √3/2, एक बार माइनस के हाथ ले लेंगे 3 माइनस √3/2। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने जो है 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे छोटा 7 जो है 3 डिजिट का नंबर 105 जो 7 से डिवाइड होगा। अगला जो है 112 है। लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का ये 994 है जो 7 से डिवाइड होगा। हमें टोटल नंबर बताने कितने हैं, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू 105 है फर्स्ट टर्म, d हमें निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 112 माइनस 105 7। लास्ट जो टर्म है an, nth टर्म बोलते हैं, ये 994 है। यहाँ पे हमें जो है nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है लास्ट टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म an। तो a है अपने पास 105, n माइनस 1 इंटू डी है अपने पास 7, लास्ट टर्म है 994। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको। इधर 105 7 से मल्टीप्लाई करेंगे n को 7n, 7 की 1 से करेंगे -7 इज इक्वल टू 994। 105 में से यदि हम 7 को घटाएंगे तो 94 बचेगा, यहाँ पे 98 बचेगा। 98 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 896 बचेगा। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके 896 को डिवाइड कर देगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी 128। तो जो टोटल्स जो हैं 3 डिजिट के जो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं 128, यानी कि 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एक लेडर दी गई है, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी की जो है यहाँ पे 10 मीटर की जो है एक सीढ़ी है जो तिरछी लगी हुई है, जो किसी विंडो के साथ लगी हुई है, और ज़मीन से ये इस प्रकार है कि इसकी लंबाई है 10 मीटर, तिरछी लगा रखी है क्योंकि सीढ़ियाँ तिरछी लगाते हैं। और जो खिड़की है वो जो है फर्श से यानी कि ज़मीन से 8 मीटर ऊपर है। तो आपको जो है
यहाँ पे सी डी का जो निचला हिस्सा है और जो दीवार का जो निचला हिस्सा है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता होगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है अपने पास 10 मीटर, परपेंडिकुलर दे रखा है 8 मीटर। आपको बेस निकालना है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार इसको यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें BC की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बेस है, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64 36, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है प्लस माइनस 6 मीटर। माइनस का 6 हमें लिखना नहीं है क्योंकि हाइट जो है या डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं होती। तो लास्ट में लिख देंगे देयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर, यानी कि जो सीढ़ी दी गई है उसका निचला हिस्सा उसकी जो है बॉटम और जो दीवार का जो बेस है उनके बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ PP की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे पॉइंट है A 2 3, B है अपने पास 2 और P, C है अपने पास 6 माइनस 3। ये कोलिनियर है और जब भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं, अगर अपने पास तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये एक ही लाइन के ऊपर आएंगे और जब भी पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया होगा 0, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है। क्यों है? कारण लिख दिया, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऊपर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ x1 x2 x3 कौन है। तो देखिए यहाँ पे x1 जो है अपने पास पहला पॉइंट में x की वैल्यू, x2 जो है सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू, x3 अपनी जो है तीसरे पॉइंट में x की वैल्यू, y1 अपने पास पहले पॉइंट में जो है y की वैल्यू, y2 है अपने पास सेकंड पॉइंट में जो है y की वैल्यू और y3 है अपने पास थर्ड पॉइंट में y की वैल्यू। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे रख लेंगे 1/2 इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस पी। ये जो माइनस जो 1/2 मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड होगा, डिवाइड को 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, आना वो 0 ही है। तो 1/2 को आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, 2 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2p, 2 की 3 से 6, -3 और -3 होते हैं -6, -6 की 2 से मल्टीप्लाई -12, 3 की 6 से मल्टीप्लाई 18 और 6 की p से मल्टीप्लाई -6p। यहाँ पे 2p और माइनस का 6p है तो -4p बचेगा। 18 और जो 6 होते हैं ये होते हैं आपके 24, 24 में से 12 घटाएंगे 12, 12 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि p बचेगा अपने पास -12 अपॉन में -4। माइनस से माइनस में कैंसिल, 4 से काटेंगे 12 को 3 पे, अपने पास जो p की वैल्यू है ये आएगी अपने पास 3। क्वेश्चन नंबर 31, एक खिलौना है, टॉय है जो कोण की फॉर्म में है और किसके ऊपर है? ये हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी कि नीचे एक हेमिस्फीयर दिया गया है और उसके अपने पास एक कोण है। यहाँ पे जो रेडियस है कोण की वो 3.5 है। तो रेडियस कोण की ले लो या हेमिस्फीयर की ले लो, रेडियस दोनों की सेम ही है। टोटल हाइट जो दे रखी है वो टॉय की है, खिलौने की है 15.5। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना उस खिलौने का। अब इसको डायग्राम से ध्यान से समझिए। टोटल जो हाइट है इस खिलौने की, जिसमें आपका कोण भी है और हेमिस्फीयर भी है, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। अगर हम कोण की जो है रेडियस की बात करें तो ये जो है 3.5 है, जो कि हेमिस्फीयर की भी एक रेडियस है वो भी 3.5 है। कोण की अगर हम हाइट की बात करें तो हम क्या करना पड़ेगा, 15.5 में से हमें जो है नीचे वाली रेडियस इसको माइनस करेंगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी यहाँ पे किसकी, कोण की, जो कि 12 सेंटीमीटर है। कोण की हाइट आ गई, हाइट है 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हमें स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि जो कोण का सरफेस एरिया होता है ये होता है πr/l। तो अब यहाँ पे मैं नीचे सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से। जो रेडियस है कोण की वो बराबर है हेमिस्फीयर के 3.5 सेंटीमीटर, जो हाइट है खिलौने की वो 15.5 सेंटीमीटर। कोण की अगर हाइट निकालेंगे तो 15.5 में से जो आपके हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे 12 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट निकालनी है हमें कोण की, तो स्लेंट हाइट बराबर होती है रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12.25 प्लस में 144, जोड़ेंगे तो 156.25। तो हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल स्क्वायर है अपने पास इतना, हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा 12.5 सेंटीमीटर। हमें जो है सरफेस एरिया निकालना कोण का सरफेस एरिया होता है πr/l। तो 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 12.5, तो यह आ जाएगा कोण का सरफेस एरिया 127.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, ये हो जाएगा 2πr², क्योंकि स्फीयर का 4πr² होता है तो हेमिस्फीयर का इसका आधा होगा
2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 इसको सोल्व करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना टोए का खिलौने का, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोण का और हेमिस्फीयर का दोनों का सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो 137.5 और 77 को जोड़ेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल सरफेस एरिया आएगा कोण का। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है ए मेटालिक स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अपने पास एक स्फीयर है, गोला है लोहे का, किसी भी चीज़ का जो मेटल का है, इसको पिघला के सिलेंडर बना दिया। अब आपको याद रखना, किसी एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी में जो है बदलते हैं तो जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, वॉल्यूम रहेगा सेम, तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर रख लेंगे। जो स्फीयर है इसकी रेडियस को मैंने बड़ा आर मान लिया, सिलेंडर की जो रेडियस इसको मैंने स्मॉल आर मान लिया। हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो दोनों का वॉल्यूम को बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। जो पाई की वैल्यू है 22/7 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी। इधर है 4/3 पॉइंट में 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, आगे जो है 6 और 6 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। जब इसको सोल्व करेंगे एच की जो वैल्यू ये आएगी 2.744 सेंटीमीटर, जिसको हम वन फिगर में इतना लिख सकते हैं, लगभग 2.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सॉरी। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो दे रखा है परसेंटेज में 35 शहरों का। तो 45 से 55 जो है लिटरेसी रेट जो है ये 3 शहर हैं, 55 से 65 के 10 हैं, 65 से 75 के 11 हैं, 75 से 85 के 8 हैं और 85 से 95 के 3 शहर हैं। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका मीन लिटरेसी रेट, मीन निकालना है। तो अपने पास एक अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। पहले वाली टेबल के अंदर लिटरेसी रेट 45 से 55 वाले ऐसे कितने शहर है, 3 है। तो एक्स आई की जो वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू जो है 45 और 55 की आ जाएगी 50। इसी प्रकार 55 और 65 की जो है फ्रीक्वेंसी 10 है, उसकी मिड वैल्यू 60 है। इसी प्रकार 65 और 75 हैं 11, मिड वैल्यू 70, 75 से 85 8 है, उनकी मिड वैल्यू 80, 85 से 95 3 है, उनकी मिड वैल्यू 90। अगला काम क्या रहेगा, हमें एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। 3 और 15 50 की मल्टीप्लाई 150, 10 की और 60 की मल्टीप्लाई 600, 11 की और 70 की मल्टीप्लाई 770, 8 की और 80 की मल्टीप्लाई 640, 3 की और 90 की मल्टीप्लाई 270। अभी हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू इन सभी को ऐड कर लेंगे ऊपर वाली को, यानी कि अपने पास जो ये वैल्यू दी गई है सभी इनको हमने ऐड किया तो आ गया 2430। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, फ्रीक्वेंसी को ये आ गया 35। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। टोटल जो वैल्यू है उनका जोड़ ऊपर लिख देंगे और जो फ्रीक्वेंसी उसको नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 69.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो देख सकते हैं अपने पास ये टावर है, जो हाइट है इसकी 7 मीटर। दूसरी जो है यहाँ पे अपने पास एक केबल जो है दी गई है। दूसरा क्या है, यहाँ पे अपने पास केबल टावर है, पहली बिल्डिंग है दूसरी केबल टावर है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने पास एलिवेशन जो है 60 डिग्री, डिप्रेशन 45 डिग्री है। अपने पास ये वाली जो है बिल्डिंग है, दूसरी जो ये टावर है, टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट तभी आ सकती है यदि हम ई डी और डी सी को ऐड कर दें। यदि अपने पास ई डी और डी सी आ जाए तो अपनी हाइट आ जाएगी। डी सी हमें पता है, डी सी ये 7 है तो ये भी 7 मीटर है। ई डी निकालनी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ई डी निकालने के लिए हमें ऊपर वाले ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल में हमें ई डी निकालनी है। अगर अपने को ई डी पता चल जाए तो हम ई डी निकाल सकते हैं, जो है tan थीटा का यूज़ कर लेंगे। ई डी तभी आ सकती है जब हमें बी सी का पता चल जाए, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट हैं। बी सी तभी आ सकती है जब हम इस ट्रायंगल का यूज़ करें। तो इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो tan 45 जो है बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी सी। ए बी अपने पास 7, बी सी हमें निकालनी है। तो tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन बी सी। बी सी की जो वैल्यू 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 आएगी। फिर इस ट्रायंगल का जो हम यूज़ कर लेंगे, तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर, टावर की जो हाइट है ये है ई सी इज इक्वल टू ई डी प्लस में सी डी। सी डी और ए बी बराबर हैं 7 मीटर, बी सी और ए डी बराबर हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, कौन सा, ए बी सी।
अगर ABC ट्रायंगल यूज़ करूँगा तो tan 45 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB 7 है, BC हमें निकालना है, तो BC आ गया 7। BC और AD दोनों बराबर हैं, 7 मीटर है। मैं ऊपर डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, BC और AD दोनों बराबर है, तो ये भी 7 मीटर आ गया। आप ऊपर वाला ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे ADE, दूसरा ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं ADE। इसमें अपने पास जो है tan 60 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है DE, हाइट जो है बेस अपने पास AD है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यह आ जाएगा DE अपॉन 7, यानी कि यहाँ पे जो DE की वैल्यू है ये आ जाएगी अपनी 7√3 मीटर। अपने पास DE भी आ गया, BC भी आ गया। BC और AD जो दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो CD अपने पास है 7 मीटर और ऊपर आ गया यहाँ पे अपने पास 7√3 मीटर। बस हमें टोटल हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर बराबर हो जाएगा EC = DE प्लस में CD। 7√3 प्लस में 7, दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा √3 प्लस में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है कि 1 प्लस में साइन थीटा = कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 2 सेकेंड थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। ये इस प्रकार है, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा, इस प्रकार है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब सोल्व कर लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और एक 1 पहले से ही है, तो 1 + 1 = प्लस में 2 साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख भी रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। अब इनमें से पहले वाले में से 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 1 प्लस साइन थीटा, इधर बच गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो आगे बच गया 2 अपॉन में कोस थीटा, और कोस थीटा ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंट थीटा। यही हमें प्रूव करना था, = RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आपको एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एक पॉइंट है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आपको इसकी जो 2 टेंजेंट ड्रा करनी है उस पॉइंट से इसके ऊपर 2 टेंजेंट डालनी है। तो बिल्कुल इसको आराम से समझ लिए। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, हमें एक सर्कल लेना है। सर्कल ले लिया, उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये अपने पास क्वेश्चन में ऊपर लिखा गया। इसकी रेडियस होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। इसकी रेडियस है ये जो है 6 सेंटीमीटर। ड्रा करने के बाद एक पॉइंट लेना है P, जो सेंटर से और ये इसके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अगला हमें क्या करना है कि जो अपने पास PO है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे, उसका सेंटर आ जाएगा M के ऊपर प्रकार रख के और इसको MO और PM तक खोल के और एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ये वाला सर्कल ड्रा होगा, जहाँ पे भी इस पॉइंट को काटेगी पहले वाले सर्कल को, उस पॉइंट को जो है P से मिला देंगे। जब P से मिलाएंगे तो जो PQ है वो अपने टेंजेंट हो जाएगी। क्यों होगी उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी जो है रेडियस है QO, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो है डायमीटर है, और डायमीटर के अंदर यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये अपने पास रेडियस है, तो रेडियस के साथ 90 डिग्री जो एंगल बनाती है वो केवल टेंजेंट बनाती है। लास्ट में हमें टेंजेंट की जो वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास ये 10 है, ये अपने पास 6 है। हमें टेंजेंट PQ की वैल्यू निकालनी है x। हाइपोटेन्यूज जो है 10 है, पर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 100 माइनस में 36, 64 का स्क्वायर होता है अपना 8। तो अपने पास जो टेंजेंट आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपको नीचे कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है, हमें एक सर्कल लेना है जिसकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है और उसका सेंटर है O। दूसरा पॉइंट, हमें एक पॉइंट लेना है P जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तीसरा पॉइंट हमें लेना है कि हमें जो है अपने को जो OP मिली है उसका आधा कर लेंगे, और जो आधा करने के बाद जो मिड पॉइंट आएगा वो M आएगा। चौथे पॉइंट में हम क्या करना है, हमके ऊपर प्रकार रखना है, उसको MO तक खोलना है रेडियस के बराबर, और हमें एक सर्कल ड्रा करना है जो पहले वाले सर्कल को Q और R पे काटेगा।
फिफ्थ पॉइंट है पी क्यू को और पी आर को मिला देंगे, मिला देने के बाद जो अपने पास जो लाइनें बनेंगी वो अपनी टेंजेंट बनेंगी, यानी कि अपने पास जो बनेंगी वो बनेंगी टेंजेंट। हमें अब निकालना है कि कितनी बनेगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अभी आपको समझा भी दिया है कि जो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा भी ट्रायंगल ले, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, ये बराबर हो गया अपने पास 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो है आगे पी क्यू का स्क्वायर जो बराबर होगा 100 माइनस 36, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो दोनों जो टेंजेंट होगी इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पाई जो है आपको बताना है इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, आपको बताना है। और इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि जो 22/7 है वो रेशनल है या इरेशनल है। आपको पाई और 22/7 का दोनों का आंसर देना है कि पाई क्या है, इरेशनल है या रेशनल है, और 22/7 जो है रेशनल है या इरेशनल है। दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं।